जहाँ जहाँ हमारे कारोबार थे, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो मेरठ हो, हमें वही वही फसादात का कांग्रेस की सरकार में सामना हुआ है। बीजेपी उस वक्त नहीं बनती थी। अगर हम बीजेपी का डाटा उठाते हैं तो ये लोग किसी भी मुसलमान को अपना पार्टी का टिकट ही नहीं देते हैं। तो जब पार्टी का टिकट ही नहीं देंगे तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका हिस्सा होगा कैसे? मिली संगठन हमारे कौम के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, कौम के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, कौम के नाम पर करोड़ों रुपए, वो इस कौम के गरीबों की तालीम का इंतजाम करें, उनके जिम्मे है। पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक जो है निज़ाम, एक उसूल, एक डिसिप्लिन होता है कि वो मुसलमानों को टिकट ना दे। नहीं, जैसे एससी की क़यादत जागी, जैसे कि और दूसरी कौमों की क़यादत जागी है, लोकदल पार्टी बनी हुई है, जाटों की क़यादत कर रही है, ऐसे अगर वाकईतन मुस्लिमों की क़यादत जागती तो आज मुसलमानों के हालात और अच्छे हो सकते थे। तालीम पे आपका क्या नज़रिया है? मुसलमानों की तालीम को अपलिफ्टमेंट करने के लिए आपके पास क्या टूल्स हो सकते हैं जो आप उनको देना चाहेंगे? हमारी तो सबसे नुमाइंदा तंजीम वही थी, सबसे ज़्यादा चंदा उसके पास, सबसे ज़्यादा अफराद उसके पास, और तालीम के नाम पर पूरे मुल्क में धोखा किया है, फ्रॉड है, ज़ीरो है, एक प्राइमरी स्कूल कायम नहीं कर सके। 20 साल राज्यसभा के सांसद रहे बाप बेटे। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है मुफ्ती वजाहत कासमी। सरकार की कई बातों को लेकर, उसके पक्ष में इनके बयान को लेकर ये सुर्खियां बटोरते रहते हैं। टीवी चैनलों पे आपने इनको अक्सर देखा होगा। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है और उसी मुनासिबत से हम मुफ्ती वजाहत कासमी साहब से सवाल करेंगे कि उनका नज़रिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो वज़ीर तालीम थे पहले हिंदुस्तान के, उनको लेकर क्या है और किस तरह का नज़रिया ये रखते हैं। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका जी, और आप तशरीफ़ लाए, आपका वेलकम है जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज बर्थडे है और उसको लेकर हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट वो उस तरह का सेलिब्रेशन जिस तरह से और लोगों का सेलिब्रेशन वो करती है नहीं कर रही है, जबकि सहाफ़त में, सियासत में और तालीम में उनका कद काफ़ी बड़ा है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मौलाना आज़ाद जो हैं वो एक ऐसी फिक्र है, एक ऐसी सोच है कि हमारे मुल्क से ज़्यादा पड़ोसी मुल्क में उनको पढ़ा जाता है। जब आप सर्च करेंगे तो इसका अंदाज़ा होगा जी। तो ये शिकवा हमें बीजेपी से इसलिए नहीं करना चाहिए, तो कांग्रेस ने भी कुछ उनके लिए नहीं किया, चूँकि वो पक्के कांग्रेसी भी थे और देश के पहले वज़ीर तालीम थे जी, और बहुत ही काबिल सियासतदान थे। और सबसे बड़ी खूबी, मैं वज़ीर तालीम से भी बड़ी खूबी ये समझता हूँ कि जब मुल्क का बंटवारा हो रहा था, मुल्क की तकसीम हो रही थी, तो उनकी कोशिश ये थी कि मुल्क का मुसलमान हिंदुस्तान में रुके जी। उस पर उनकी मुख्तलिफ तकरीरें, मुख्तलिफ तहरीरें मैंने पढ़ी और सुनी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुल्क के मुसलमानों ने भी उनके साथ सौतेला रवैया रखा है। जैसा कि उनके नाम पर कोई संगठन, उनके नाम पर कोई संस्था, उनके नाम पर कोई तहरीक इस मुल्क में नहीं चलाई गई है। तो खाली बीजेपी से ही शिकवा नहीं है, हमें जो है कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो कांग्रेस ने भी अबुल कलाम आज़ाद साहब के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिसको कि कौम याद रखे। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसके ज़रिए से अक़लियतों के हुकूक़ के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए बहुत सारे फ़ंड कांग्रेस गवर्नमेंट में दिए जाते थे। मगर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे जो बोर्ड बना वो बंद हो गया, उसमें फ़ंड आना बंद हो गया। गलत फहमी का शिकार है। मैं बहुत सिफारिशें करता रहता हूँ, अभी भी जी। बोर्ड भी बाकी है, फाउंडेशन भी बाकी है, बजट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, फंड की बात कर रहा हूँ। नहीं, फंड भी आ रहा है। मैं खुद अभी पिछले हफ्ते भी कुछ सिफारिशें की हैं लोगों की कि चूंकि वो जाहिर सी बात है तालीम गाहों को ही वो फंड जाता है। तो और इसमें मुझे अपनी कौम से भी गिला है जी, बताएं। कौम का वो इंसान जिसने मेमारे कौम जो कहलाया हो आज़ादी के बाद, और जिसने ये कोशिश की हो कि मुल्क से मुसलमान ना जाए, तो उसको जिस तरह याद किया जाना चाहिए था। अगरचे इस्लाम में बर्थडे का कोई तस्वुर नहीं है, वो भी एक इस्लामिक स्कॉलर थे और मैं भी एज ए इस्लामी स्कॉलर बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी न किसी मौके पर उनके साथ जो सर्द मोहरी का रवैया कौम ने इख्तियार किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ जो बार बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लेकर कही जाती है कि उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासत को पनपने नहीं दिया
और लोगों को ये कहा कि कांग्रेस में जम होकर वो अपने मुस्तकबिल का ख्वाब देखें, जिसकी वजह से कोई भी मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी उभर नहीं पाई। आप पर इसका क्या नज़रिया है? आप उसमें मौलाना कलाम, मौलाना आज़ाद जो है वो अकेले कसूरवार नहीं जी। उसमें आप उनको भी कसूरवार मानते हाँ हैं? हाँ हाँ अच्छा। मानते हैं। मैं उनके इस नज़रिए की मुखालफत में बोला भी हूँ और लिखा भी है मैंने। लेकिन उनसे ज़्यादा और उनसे बड़े जो कसूरवार हैं वो हमारे मिली संगठन है, ख़ास तौर से जमीयत उलमा हिंद। अच्छा। और जमीयत उलमा हिंद के वो अकाबरीन जो कांग्रेस के दामन चोटी का साथ जिन्होंने कांग्रेस को अपनी माँ समझा हुआ। हाँ, असद मदनी उसमें शामिल है, 3 बार राज्यसभा गए हैं कांग्रेस से। आगे उनके भाई अरशद मदनी साहब, उनके बेटे महमूद मदनी साहब, और पूरी ताती वो कांग्रेस ही रही है, सबको पता है। और कांग्रेस ने लगातार इस मुल्क में फसादात कराए हैं। अगर मैं तफसील से जिक्र करूं तो शायद उस पर कई घंटे की एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। जहां जहां हमारे कारोबार थे, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो मेरठ हो, हमें वही फसादात का कांग्रेस की सरकार में सामना हुआ है। बीजेपी उस वक्त नहीं बनपी थी। मलियाने का फसाद, हाशिमपुरे का फसाद, मुरादाबाद का, भागलपुर का, हजारों हजार फसादात का एक इतिहास है। और हमारा कारोबार जो स्पेशली माइनॉरिटीज का, मुस्लिम्स का कारोबार था, मुरादाबाद में पीतल का कारोबार था, भागलपुर में रेशम का कारोबार था, वो सब कांग्रेस ने तबाह बर्बाद किया। और ये फिर भी कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे। कांग्रेस हमारे लिए नासूर रही। मुस्लिम क़यादत को जैसे एससी की क़यादत जागी, जैसे कि और दूसरी कौमों की क़यादत जागी है, लोकदल पार्टी बनी हुई है, जाटों की क़यादत कर रही है, ऐसे अगर वाक़ईतन मुस्लिमों की क़यादत जागती तो आज मुसलमानों के हालात और अच्छे हो सकते थे। अगरचे मेरा नज़रिया हमेशा ये भी रहा कि हमें सरकारों पर सब कुछ अपना निर्भर नहीं करना चाहिए। जो चूँकि आज मौलाना आज़ाद का बर्थडे है और हम उनको याद कर रहे हैं, तो तालीम पर ज़रूर हमें बात करनी चाहिए। तालीम का मुसलमानों में जो अपाहिज हुई है ये कौम, सिर्फ इसको ये बताया गया है इसके रहनुमाओं की तरफ से कि तुम्हें सरकार ने नहीं पढ़ने दिया और पढ़ाने दिया। इस मुल्क में सिखों को देख लीजिए, आप क्रिश्चियंस को देख लीजिए, जैनों को देख लीजिए, और बहुत सारे समाज में मैं ऐसी मिसाल दे सकता हूँ कि सरकार की बगैर किसी मदद के वो बहुत तालीम याफ्ता हैं और लोग उल्टा उनसे तालीम ले रहे हैं। क्रिश्चियन, आप पूरी मिशनरी को देख लीजिए कि हमारे पास लोग सुबह से शाम तक आते हैं कि फला स्कूल में वो सब क्रिश्चियनों के होते हैं जिनकी सिफारिशें कराने आते हैं। तो मैं सर यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, और ये एक सवाल ये भी है कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट का आपने कई बार सपोर्ट भी किया है, लेकिन अक़लियतों को जो उनके तालीमी मेयार को गिराने में जो हाथ है, फंड कटिंग में हाथ है, सीट कटिंग में हाथ है, बड़े इदारों की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अलीगढ़ ले लीजिए, JNU ले लीजिए, जामिया ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो बड़े इदारे हैं जो मुसलमानों की तालीम के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, उनका फंड कट करके मुसलमानों का तालीमी नुकसान बीजेपी ने किया है। देखिए, ये गलत फहमी है। मैं जिनको उसके आंकड़े पर आपसे बात कर रहा हूं। जिनके बाप जिंदा हो उनको हरामी नहीं कहा जा सकता। मैंने एक मुहावरा बताया है आपको। जनरल ज़मीर शाह जिंदा हैं, आप उनके पास जाइए, वो VC अलीगढ़ थे, और उनसे ये पूछिए, सवाल कीजिए बाकायदा कि जब अलीगढ़ में कुछ टेक्निकली इस तरह की प्रॉब्लम्स थी कि फंड सरकार का रुक रहा था, तो मैंने उनकी किस तरह मदद की। हज़रत मौलाना सैयद कल्बे सादिक साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो दुनिया से जा चुके। आप इस पूरे ग्रुप से मालूम करिएगा कि मैंने सरकार के लोगों से जिनसे मैं बात कर सकता था, यहाँ तक कि फिर ये PM साहब तक गए, और फिर वो फंड रिलीज़ हुआ, और फंड में अलीगढ़ की कोई कटौती नहीं की गई। वो सारी बातें आंकड़ों के, भाई मैं कह रहा हूँ जनरल साहब का इंटरव्यू कीजिए इस पर, और उनसे पूछिए कि क्या मोदी जी ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं किया, क्या मुफ्ती साहब ने आपको सरकार के लोगों से बात कर, अगर वो कहे हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आपके सिफारिश की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो चीजें मैं समझ रहा हूँ। कुछ चीजें उसमें ऐसा नहीं था, कुछ चीजें टेक्निकली इस तरह की थी कि जो सरकार चाह रही थी, कुछ मतलब वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये मैं नहीं समझता हूँ अंदर के क्या मामला थे। ऐसा यानी सरकार के ऊपरली हिस्से से कोई ऐसी वो नहीं थी। मिनिस्टर के यहाँ फंड रुका हुआ था, मिनिस्टर से बात की गई, उन्होंने कहा मुझे मेल करो, फला फला चीज़ें भेजो, उन्होंने भेजा और वो फंड रिलीज हो गया। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं रुका हुआ था कि वो फंड दिया ही नहीं गया। भाई MU चल कैसे रहा है, जबकि MU की कुछ गतिविधि इस तरह की हैं कि मैं उनसे इस कदर शदीद इख्तलाफ करता हूँ, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, जैसा कि कोई मौका वो नहीं छोड़ते हैं। एहतजाज का, धरने का, प्रदर्शन का, क्या तलबा का यही काम है।
तलबा का ये भी काम है? नहीं, ये भी काम नहीं, तलबा का ये काम ही नहीं है। हाँ। तलबा को किसी भी तरह के लीडरान कहाँ से मिलेंगे? हाँ, तो सुन लीजिए कहाँ से मिलेंगे। मेरे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन है उसके जिम्मेदार लोग आए। ठीक है। उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी थे वो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि वहाँ एक IPS है और हमारे यहाँ बच्चों पर छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चों पर मुकदमे लग गए हैं और वो CA और NRC का कुछ मसला था। मैंने उस IPS से बात की, भाई ये क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने मेरे चैम्बर पर कब्जा कर लिया था। याद है आपको? नहीं याद है तो याद करो आप। वो 10-12 साल के बच्चे जिनको सिर्फ स्कूलिंग के लिए भेजा गया, क्या वो धरने प्रदर्शन? एक उम्र आपकी ठीक है, आप कॉलेज में कर रहे हैं, ये सब चीजें हो सकती है। क्या 12 साल का बच्चा स्कूलिंग के समय एहतजाज, धरने प्रदर्शन, प्रोटेस्ट के लिए है? दुनिया का कोई माहिर धरने का या प्रदर्शन का नहीं, मेरी बात सुन ले, कोई माहिर तालीम आपको कोई एक्सपर्ट ऐसी सलाह नहीं देगा। नहीं, मैं सलाह की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर 10-12 साल के हैं, 14 साल के, तो उनको समझा बुझा के लाया जा सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज में है उन्हें तो अपनी बात कहने का हक है डेमोक्रेटिक तरीके से। वो तो आईन ने दिया है उसको, वो बिल्कुल हक है, लेकिन आप जो है रजिस्ट्रार के चैम्बर पर कब्जा नहीं कर सकते, आप VC की कोठी पर ताला नहीं मार सकते, आप जो है किसी को यरगमा नहीं बना सकते। उसके लिए देश में को गलत नहीं करा। हाँ नहीं, वो तो हमने भी नहीं कहा। तो उस पर हमारे तलबा के, हमें जो देखो, हमारी तलबा तो हमारा मुस्तकबिल है ना, उसको भी हमें सुधारना और इस्लाह करनी चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। बहरहाल मैं चाहता हूँ, मेरा तो अपना नज़रिया ये है कि हमारी जो तालीम गाहें हैं वो इनसे पाक होनी चाहिए। और आज के इस मौके पर जो स्पेशली ख़ास तौर से हम लोग मौलाना को तालीम के मौके पर याद कर रहे हैं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहूँगा कि वो तालीमी मामलात में स्पेशली अपने पैरों पर खड़े हों, किसी सरकार संस्था पर निर्भर ना हो। और जो मिली संगठन हमारे कौम के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, कौम के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, कौम के नाम पर करोड़ों रुपए, वो इस कौम के गरीबों की तालीम का इंतज़ाम करें। उनके जिम्मे है तालीम का इंतज़ाम करना। जैसे और मजहबों में आप देख रहे हैं 130, 35, 40 करोड़ की आबादी का मुल्क है और फिर ये 20 करोड़ की आबादी सरकार के भरोसे जिएगी और सरकार के भरोसे अपनी तालीम लेगी? नहीं, हमें अपनी तालीम के लिए खुद इंतजाम करने होंगे। अच्छा सर, इसी से जुड़ के एक सवाल बनता है कि आज़ादी के बाद मुसलसल मुसलमानों को जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो हिस्सा देना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं, और इसमें खैर सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर हम बीजेपी का डाटा उठाते हैं तो ये लोग किसी भी मुसलमान को अपना पार्टी का टिकट ही नहीं देते हैं। तो जब पार्टी का टिकट ही नहीं देंगे तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका हिस्सा होगा कैसे? और आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप बीजेपी को सपोर्ट भी करते हैं, बताइए। मुझे याद है नहीं ऐसा कि अभी मेरा ख्याल तो 2-3 लोग तो अभी भी मुस्लिम राज्यसभा में हैं। राज्यसभा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, वो तो बैकडोर की बात। हाँ, हाँ, उसमें भी टिकट शाहनवाज साहब हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार वो नहीं MP, पिछली बार वो MP थे, लगातार 3-4 बार MP बने हैं। और मुख्तार अब्बास साहब भी एक बार लोकसभा से चुनाव लड़के हैं। ऐसे मुझे कई याद हैं कि मुस्लिम लीडर। 20% आबादी के लिए 1-2 नाम काफी हैं क्या? दरअसल उसमें ये भी है कि आप बीजेपी से आवेदन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने नहीं, अभी अगर आप उसकी लिस्ट उठा के देखें उत्तर प्रदेश की, तो बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक जो है निज़ाम, एक उसूल, एक डिसिप्लिन होता है कि वो मुसलमानों को टिकट ना दे। नहीं। हाँ। कि वो उसके टिकट देने का क्या मैयार है किसी को भी। भाई कांग्रेस का अपना मैयार है, बीजेपी का अपना मैयार है। तो हो सकता है कि किसी मुसलमान ने इस तरह का आवेदन ना दिया हो, और मेरी जानकारी में रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं इतनी जानकारी रखता हूँ। कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने अगर आवेदन दिया भी होता है तो वो उस काबिल नहीं होते कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। वरना तो हमेशा बीजेपी में भाई अभी भी जो है मंत्री तुम्हारे मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनसे पहले नजमा हिपतुल्लाह साहिबा थी, MJ अकबर साहब थे, और फिर नजमा हिपतुल्लाह साहब वहाँ से फिर गवर्नर चली गई, फिर आरिफ खान साहब जो है गवर्नर चले गए। हिस्सेदारी रही है हमेशा, हिस्सेदारी का इनकार नहीं किया जा सकता। ये कि आप जो है वो लोकसभा का चुनाव या इलेक्शन लड़के कम लोग आते हैं इसमें वाकईतन, और बीजेपी ने इसमें कोशिश की है, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की। कोशिश ये की है कि अभी जैसा पसमानदा की बात हो रही थी, अगर वाकईतन पसमानदा पर लोग आएंगे सामने तो उनको टिकट होगा।
ऐसा अच्छा, नहीं। एक तरफ देखिए, थोड़ा सा मुझे याद आ गया ये सवाल। एक तरफ प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर उसमें एक और नाम जोड़ दिया गया सबका विश्वास, ठीक है। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देने की बात करते हैं, मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको साइंटिफिक चीज़ों से जोड़ने की बात करते हैं, मदारिस को अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। मगर दूसरी तरफ नई संसद में एक एमपी के द्वारा दूसरे एमपी को गाली दी जाती है और उसके मजहबियत की बुनियाद पर उसे बुरा भला कहा जाता है, और इस पर बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, बल्कि उसको राजस्थान का या किसी अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें किसी स्टेट का उसको इंचार्ज बनाया जाता है। तो ये जहन क्या देने की कोशिश हो रही है? एक तरफ तो आप उसकी हिमायत करते हैं, दूसरी तरफ ये सारा मामला। ये आप रमेश विधोड़ी जी के लिए बोल रहे हैं, मुझे मालूम है कुंवर दानिश अली और रमेश विधोड़ी जी को किसी स्टेट का इंचार्ज नहीं बल्कि किसी एक ज़िले का, एक इलाके का उनको प्रभारी बनाया गया है, और वो होता ही है वहाँ पर। और बहुत सारे नेता गए हैं, तो उसमें एक नेता वो भी गए हैं। और रमेश विधोड़ी जो हैं, कुंवर दानिश अली दरअसल उस वक्त जो है वो ऑन रिकॉर्ड थे और रमेश विधोड़ी ऑफ रिकॉर्ड थे, और रमेश विधोड़ी ऑन रिकॉर्ड थे। इसलिए रमेश विधोड़ी ने जो कुछ कहा वो तो दुनिया ने देख लिया। कुंवर दानिश ने क्या किया वो दुनिया देख नहीं पाई है। मैंने और दूसरे सांसदों से भी इसमें बात की। कुंवर दानिश अली बार बार उनको ये ठोक रहे थे कि ये मौत के सौदागर हैं, ये फला हैं, ये फला, और ख़ासतौर से आली जनाब प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। वरना मुझे आप खुद ही बताएं, ये बिल्कुल एक अजीब सी, मतलब किसी साइकोलॉजी के बड़े से बड़े डॉक्टर से आप सवाल करेंगे तो अचानक से एक तकरीर करता हुआ आदमी किसी को दूर दफा क्यों करेगा? मुझे बताइए आप। नहीं, ऑन रिकॉर्ड जो है हम वो ऑन रिकॉर्ड रमेश विधोड़ी बोल रहे थे। बात ये है कि पीछे बैठे हुए, उनके साथ में बैठे हुए दो मंत्री, एक डॉक्टर हर्षवर्धन और एक साहब और नाम में भूल रहा वो मैं वही बता रहा हूँ, मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो कुंवर दानिश नहीं कुंवर दानिश अली जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो शुरू में मजाहिया थी, फिर बाद में वो सीरियस हो गए, उसी पर वो लोग, मैंने सभी से बात की। लेकिन क्या आप इस चीज को जायज ठहराते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मैं जायज नहीं ठहराता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ सवाल आपका करूँगा कि मुसलमानों की लीडरशिप जो अब तक नहीं उभर पाई, इसमें क्या तालीम का भी कोई मुसलसल उनको नाकामी का जो सामना करना पड़ा, या उनके पास इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं थे? क्या आप इसको भी जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, तालीम की अब कोई कमी नहीं रही हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बच्चे निकल के आए हैं और बिल्कुल अपने पैरों पर खड़े होकर के आ रहे हैं। न किसी मिली संगठन का, न किसी कौम का कोई, उनकी माओ का किरदार हो सकता है, उनके वालिदैन का किरदार हो सकता है, यहाँ तक के उनके रिश्तेदारों का भी कोई किरदार नहीं होता। अपनी मेहनत से बच्चे आ रहे हैं निकल करके। लेकिन मुसलमान जो लीडरशिप में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि मुसलमान जंग लड़ता रहा, शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, अंसारी, गुजर, फला, पठान, सैयद, मुगल, हम अशराफ हैं, ये जलील हैं, ये कमीने हैं, ये लड़ाई लड़ी है मुसलमान ने। लीडरशिप की लड़ाई लड़ी भी नहीं है, इसलिए लीडरशिप उसके पास है भी नहीं है। अच्छा, सबसे आखिर सवाल, आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है, तालीम पे आपका क्या नज़रिया है? मुसलमानों की तालीम को अपलिफ्टमेंट करने के लिए आपके पास क्या टूल्स हो सकते हैं जो आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, हमने तो हमेशा कहा है, मैंने तो अपना नज़रिया रहा कि आप एक वक्त रोटी खाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे को तालीम दीजिए, और दुनियावी तालीम भी हो और दीनी तालीम भी हो, दोनों तालीम से आरास्ता हो। हमारे उलमा तो 50 साल के बाद जागे हैं, वो कह रहे हैं कि अब दुनियावी तालीम भी ले लीजिए, वरना पहले तो अंग्रेजी पढ़ने को वो हराम बता रहे थे। हाँ, नहीं, अब वो बेदारी आती रहे, अब चिड़िया चुग गई है खेत। लेकिन कौम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेदार है, कौम ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कौम में अच्छे लोग भी हुए हैं और कौम उनको अपना आइडियल मानती है। सर सैयद ने जो काम किया है वो मेरा ख्याल तो इस रुए ज़मीन पर लिखने जैसा है। जामिया जो काम कर रही है वो रुए ज़मीन पर लिखने जैसा है। दारुल ने अपना किरदार अदा किया, मज़ाहिर ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन हमारे मिली संगठनों का किरदार इस कौम के लिए हमेशा गद्दारी और धोखे वाला रहा। मुझे बिल्कुल, सबसे पहली भाई हमारी तो सबसे नुमाइंदा तंजीम वही थी, सबसे ज़्यादा चंदा उसके पास, सबसे ज़्यादा अफराद उसके पास, और तालीम के नाम पर पूरे मुल्क में धोखा किया है, फ्रॉड है, ज़ीरो है। एक प्राइमरी स्कूल कायम नहीं कर सके। 20 साल राज्यसभा के सांसद रहे बाप बेटे, असद मदनी साहब भी रहे 25 साल, तकरीबन 24 साल, 18 साल असद मदनी साहब रहे,
और 6 साल महमूद मदनी साहब रहे। एक प्राइमरी स्कूल मुझे आप दिखा दीजिएगा, अपने चैनल पे चला के दिखाइएगा, मैं ऐसे नहीं देखना चाहता हूँ। फिर मुझसे आके सवाल कीजिएगा कि असद मदनी साहब ये स्कूल बना गए हैं और महमूद मदनी साहब ये स्कूल बना गए हैं। वहाँ गुजरात में कुछ 1-2 स्कूल बनाए हैं, या एक वो मसूरी में बनाया, उसमें दुनिया भर की फीस लेते हैं, आप जा भी नहीं सकते पढ़ने के, गरीब आदमी भटक भी नहीं सकता है उधर। तो मुझे इस अपनी कौम के मिली संगठनों से, मिली कायदीन, फर्जी कायदीन से शिकवा है और रहेगा। ये थे हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी, जिन्होंने एजुकेशन पर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के किरदार और नज़रियात पर, उनकी सियासत पर और मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट क्यों नहीं हो पाया है और इसके लिए मिली कायदीन कितने ज़िम्मेदार हैं, इन तमाम मसले पर खुलकर बात की। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।